हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट कब एग्जाम कराती है, कब नहीं कराती है, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी जारी रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला पॉइंट जो हमने रखा है, क्या रखा है, आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार किसने माना। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना, हाब्स लाक रूसो। तो किसने माना, हाब्स ने माना। मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, रिपीट भी कर चुकी हूँ। आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार कौन मानता है, हाब्स मानता है। आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार किसने माना, हाब्स ने माना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी कोई भी एग्जाम आप पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। लाक के अनुसार लोगों ने समझौता क्यों किया। क्वेश्चन आया है आप लोगों, मान लीजिए क्वेश्चन मिला है आप लोगों को, लाक के अनुसार लोगों ने समझौता क्यों किया। लाक के अनुसार लोगों ने समझौता क्यों किया, क्या आंसर होगा। लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया क्योंकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। आंसर क्या होगा, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया क्योंकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। आप लोग समझ गए होंगे, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके इसलिए लाक ने जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को कितने अधिकार सौंपे थे। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हाब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में लोगों ने लेवियाथन को कितने अधिकार सौंपे थे। तो कितने अधिकार सौंपे थे, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। किसको, लेवियाथन नामक दैत्य को जो है सबने लगभग अपने सभी अधिकार सौंप दिए थे। आंसर क्या होगा, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। किसको, लेवियाथन को। लेवियाथन किसकी पुस्तक का नाम है, हाब्स का। और हाब्स ने जो है एक महाशक्तिशाली दैत्य, क्या, महाशक्तिशाली दैत्य को जो है अपने सारे अधिकार लोगों ने सौंप दिए थे। किसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत में, हाब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में लोगों ने अपने सभी अधिकार लेवियाथन को सौंप दिए थे। आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आ गया होगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने यहाँ पर रखा है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। यह कौन सा सिद्धांत स्पष्ट कर रहा है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। यह सिद्धांत जो है मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो है कौन सा सिद्धांत मान्य है। वर्तमान में जो है राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत मान्य है। तो कौन सा सिद्धांत मान्य है, ऐतिहासिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत का एक दूसरा नाम क्या है, विकासवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या मानता है, राज्य की उत्पत्ति जो है 2-4 दिन में नहीं या 2-4 लोगों ने मिलकर नहीं, यह
100 लोगों ने मिलकर नहीं किया है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति जो है धीरे धीरे हजार वर्षों में हुई है। कौन सा सिद्धांत मानता है? विकासवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत जो है काल्पनिक नहीं है? क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा सिद्धांत जो है काल्पनिक नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत काल्पनिक सिद्धांत नहीं है और लगभग सभी सिद्धांत काल्पनिक माने जाते हैं, चाहे वह सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो, चाहे दैवीय सिद्धांत हो, चाहे पितृसत्तात्मक सिद्धांत हो। ये सिद्धांत थोड़े बहुत क्या काल्पनिक माने जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत को काल्पनिक सिद्धांत नहीं माना जाता है। यह सबसे मान्य सिद्धांत है। वर्तमान समय में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। यह काल्पनिक नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अपने सीमित में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है? तो राज्य के जितने सिद्धांत हैं, चाहे वह राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत हुआ, चाहे सामाजिक समझौते का सिद्धांत हुआ, या विकासवादी सिद्धांत हुआ, या मातृसत्तात्मक सिद्धांत हुआ, या पितृसत्तात्मक सिद्धांत हुआ, सभी सिद्धांत जो है क्या करते हैं? अपने सीमित अर्थों में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। एक और कौन सा सिद्धांत है? शक्ति का सिद्धांत। तो इसमें कौन कौन सा सिद्धांत है? मैंने 3 सिद्धांतों को उसमें दिया है। राज्य की दैवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत जो है वह क्या करता है? सीमित अर्थों में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या सभी सिद्धांत करते हैं। तो क्या आंसर होगा? सभी सिद्धांत सीमित अर्थों में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? तो कौन है? रूसो। कौन है? रूसो। सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? रूसो। आगे बढ़ते हैं। रूसो के लिए समान इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। समान इच्छा का जो रूसो का सिद्धांत है, उसकी अभिव्यक्ति किस रूप में मानी जाती है? क्वेश्चन है, रूसो का जो समान इच्छा का सिद्धांत है, उसकी जो है व्याख्या किस रूप में की जाती है? तो किस रूप में की जाती है? कानून। इसमें कानून के रूप में की जाती है। रूसो के लिए समान इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है? कानून के रूप में माना जाता है। आपका आंसर क्या होगा? कानून के रूप में माना जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। समान इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। समान इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया है? समान इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रूसो ने प्रतिपादित किया है। किसने किया? रूसो ने प्रतिपादित किया है। किसका? कौन सा सिद्धांत? समान इच्छा का सिद्धांत। चलिए, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य के सावयविक सिद्धांत या सावयवी सिद्धांत कौन सा सिद्धांत जो है विश्वास करता था? तो कौन सा विश्वास करता था? आदर्शवादियों ने जो है राज्य के सावयवी सिद्धांत में विश्वास किया। सावयवी क्या हुआ? राज्य को शरीर के समान इन्होंने इसकी व्याख्या की। किसकी? राज्य की व्याख्या मनुष्य के शरीर से तुलना करते हुए किया। तो किसने किया है? आदर्शवादियों ने किया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति चोरी है, यह स्टेटमेंट किसका है? संपत्ति चोरी है, यह कथन किसका है? तो किसका है? संपत्ति चोरी है, यह कथन किसका है? प्रोधा। किसका है? प्रोधा का है। किसका है? प्रोधा। आगे बढ़ते हैं।
दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन लालच के लिए नहीं। यह स्टेटमेंट किसका है? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन उसकी लालच के लिए नहीं। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। आगे बढ़ते हैं। अराजकतावाद किसका विरोध करता है? अराजकतावाद किसका विरोध करता है? तो किसका करता है? राज्य का। अराजकतावाद किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। कौन? अराजकतावाद। आगे बढ़ते हैं। राज्य को एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना। राज्य को ध्यान से सुनिएगा। राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक साध्य ही माना। कौन माना? तानाशाही शासन। कौन माना? तानाशाही शासन जो है राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं, बल्कि स्वतः साध्य माना। कौन माना? तानाशाही व्यवस्था। कौन माना? तानाशाही व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। यह कथन किसका है? सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? मुसोलिन का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? तो किसका है? मुसोलिन का है। आगे बढ़ते हैं। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हिटलर का है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह कथन किसका है? हिटलर का है। आगे बढ़ते हैं। नाजीवाद का जनक किसे माना जाता है? नाजीवाद का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? हिटलर को जो है नाजीवाद का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। यह कथन किसका है? अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुव्यवस्थित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो किसका है? केसी होयर का है। किसका है? केसी होयर का है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। यह कथन किसका है? केसी होयर महोदय का है। आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवाद जो है सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन करता है। कौन सर्वहारा वर्ग के तानाशाही का समर्थन करता है? तो कौन करता है? मार्क्सवाद जो है सर्वहारा वर्ग के तानाशाही का समर्थन करता है। आगे पढ़ते हैं। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ? फांसीवाद का जन्म कहाँ होता है? तो फांसीवाद का जन्म कहाँ होता है? इटली में होता है। कहाँ होता है? फांसीवाद का जन्म इटली में होता है। अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध कौन सा सिद्धांत करता है? अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध कौन सा सिद्धांत करता है? तो कौन सा सिद्धांत जो है अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध करता है? फांसीवाद। कौन करता है? फांसीवाद। आगे बढ़ते हैं। फासिज्म जो है किस भाषा का शब्द है? फासिज्म जो है किस भाषा का शब्द है? तो फासिज्म किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द जो है फासिज्म है। कौन है?
फासिज्म जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रोग्राम कार्यक्रम है, कार्य करना है, बातें करना नहीं। मेरा प्रोग्राम जो है क्या करना है, कार्य करना है, बातें करना नहीं। यह स्टेटमेंट किसका है? मेरा प्रोग्राम जो है कार्य करना है, बातें करना नहीं है, यह किसने कहा है? तो यह मुसोलिनी ने कहा है। किसने कहा है? मुसोलिनी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। नाजियों द्वारा जो है मीन कैफे, कौन सी पुस्तक है? मीन कैफे पुस्तक को नाजियों ने क्या माना? अपना बाइबिल। नाजियों ने किस पुस्तक को अपना बाइबिल मानते हैं? तो मीन कैफ। कौन सा है? मीन कैम्प। मीन कैम्प पुस्तक को नाजियों ने अपना बाइबिल माना। तो यह रहा वीडियो। अगला जो है वीडियो, आप लोग यह वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। इसके आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।